Welcome friends. So today we are going to deal with a very important topic about the genetic material, that is replication of DNA or DNA replication. DNA का replication ये बहुत ही important and very कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है कि इसको समझना इम्पोर्टेंट है। और ये बात समझने के लिए कुछ बातों की हमें ज़रूरत है। वो बातें मैं पहले आपको बता देता हूँ कि डीएनए का रेप्लिकेशन ये प्रोसेस जितना इम्पोर्टेंट है लाइफ के लिए, उतना ही समझने के लिए नीट के हिसाब से भी वेरी इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर और इसके केमिकल स्ट्रक्चर्स के बारे में हमें जानकारी है, डिटेल जानकारी इसके बारे में हमारे पास अभी है। सो ये जो डीएनए स्ट्रैंड है, इट इज डबल स्ट्रैंडेड like this. DNA in case of eukaryotic cell it is linear. linear का मीनिंग देखिए कि जिसके दो एंड है, फिर वो ऐसा 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 कैसे भी हो, लेकिन उसके दो एंड हमें दिखने चाहिए। दैट इज कॉल्ड एज लिनियर, मीन्स उसको स्ट्रेट करने के बाद उसके दो एंड दिखेंगे। अगर ये दो एंड हमने मिला दिए, इट मीन्स लाइक दिस, देन इसको अगर सीधा किया तो इसका एक सर्कल बनेगा। सो दैट इज कॉल्ड एज सर्कुलर डीएनए। सच टाइप ऑफ डीएनए इज फाउंड इन प्रोकैरियोटिक सेल। यहां पर मिलता, यूकैरियोट में लिनियर डीएनए। अब दोनों जगह पर प्रोसेस ऑफ रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए इज फाउंड, और वो सिमिलर भी है दोनों जगह पर, लेकिन ये डिफरेंसेस भी है वहां पर। सो मेजॉरिटी ऑफ द डिफरेंसेस आर देयर, सिमिलैरिटी है, एक एनानिमस प्रोसेस है। वो प्रोसेस हम लोग देखेंगे दोनों जगह पर अप्लाई होगा। अब रेप्लिकेशन का मीनिंग क्या है कि इसी के जैसा और डीएनए बनाना। So the process is semi-conservative. In case of Michelson and Stahl experiment, we have seen कि एक पुराना स्ट्रैंड होता है और उसके बाजू में नया स्ट्रैंड कंस्ट्रक्ट हो जाता है। So that is called as semi-conservative nature of DNA replication. तो प्रोकैरियोटिक हो या यूकैरियोटिक हो, ये दोनों जगह पर यही कंडीशन है कि इट इज सेमी कंजर्वेटिव इवन इन केस ऑफ सम ऑफ द प्लांट्स। और रेस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म में भी मिचेल्सन एंड स्टाहल का एक्सपेरिमेंट होने के बाद जो डिस्कवरी हुई कि क्या ये कंडीशन सारे ऑर्गेनिज्म में ऐसी ही है, देन इट वाज फाउंड यस इट इज सेमी कंजर्वेटिव। प्लांट में भी बहुत सारे साइंटिस्ट लोगों ने एक्सपेरिमेंट किए तो वैसे ही मिला। सो वेदर इट इज प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, एनिमल हो, प्लांट हो, बैक्टीरिया हो, एनी अदर ऑर्गेनिज्म हो जिसके पास जेनेटिक मटेरियल एज डीएनए है, उसका रेप्लिकेशन इज सेमी कंजर्वेटिव। ओके, अब अगर ये लिनियर है या सर्कुलर है तो फिर प्रोसेस थोड़ी अलग होगी। समझाने के लिए थोड़ा बहुत एक क्लियर अंडरस्टैंडिंग करने के लिए मैं आपको कुछ बातें बता दूं। इन केस ऑफ यूकैरियोटिक सेल द डीएनए इज लिनियर, तो इसको और थोड़ा लंबा बनाएंगे हम लोग, ठीक है, लाइक दिस। एंड इन केस ऑफ प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म इट इज सर्कुलर, डबल स्टैंडर्ड लेकिन सर्कुलर, ठीक है। अब यहां पर और यहां पर डीएनए का रेप्लिकेशन की जो प्राइम प्रोसेस है वो वेरी सेम है, लेकिन मेथड अलग है। जैसे कि
डीएनए का रेप्लिकेशन होने के लिए जहां से डीएनए का रेप्लिकेशन स्टार्ट हो रहा उस पॉइंट को ओरिजिन कहते हैं। याद रखना, ओरिजिन। सो ओरिजिन इन केस ऑफ प्रोकैरियोटिक डीएनए इज सिंगल, एक ही है, कहीं पर भी एक जगह पर उसका ओरिजिन है। और इन केस ऑफ यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म द ओरिजिन्स आर मेनी, मीन्स यहां 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 ऐसे अलग अलग जगह पर ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन हो सकते हैं। ठीक है, अब इसको जैसे कि हम लोग अलग अलग जगह पर ओरिजिन दिखा देंगे। सो दिस इज द डीएनए और यहां पर ये डीएनए खुल गया लाइक दिस, यहां पर खुल गया, बाकी जगह पर नहीं। सो इसका जो ओरिजिन है तो यहां पर है। सो दिस लाइन इज इंडिकेटिंग कि दिस इज द ओरिजिन, ये यहां पर ओरिजिन है। ठीक है, अब ओरिजिन के इस साइड में और इस साइड में अगर हमने देखा तो फ्रॉम ओरिजिन द डायरेक्शन ऑफ द रेप्लिकेशन विल बी टुवर्ड द क्लोज साइड। ओपन साइड जिधर है उधर नहीं, इधर ओपन साइड है, इधर क्लोज साइड है। सो इधर की तरफ होगा और यहां पर जो रेप्लिकेशन होगा वो इन दिस डायरेक्शन होगा। ठीक है, यहां पर भी सेम कंडीशन, ये इधर होते आया, ये इधर होते आया। ठीक है, अब आगे चल के यहां तक रेप्लिकेशन हुआ, यहां तक रेप्लिकेशन हुआ कि ये भी खुल जाएगा और पूरा खुलने के बाद यू विल सी कि ये डीएनए हमें ऐसे दिखेगा। ठीक है, इधर भी प्रोसेस चल रही है, इधर भी प्रोसेस चल रही है। सो दिस कंडीशन इज कॉल्ड एज बाय डायरेक्शन। ओके, अब यहां पर डीएनए का दूसरा स्ट्रैंड कंस्ट्रक्ट हुआ, यहां पर डीएनए का दूसरा स्ट्रैंड कंस्ट्रक्ट हुआ। अगर ये प्रोसेस कंप्लीट होगी तो विल हाउ, ये सिंगल डीएनए था, ये भी सिंगल है, ये छोटा था इसने बड़ा बना दिया और इसी को हमने यहां पर रिप्रेजेंट किया। अगर पूरा रेप्लिकेशन हो गया तो यू विल हैव वन डीएनए एंड दिस इज अनदर डीएनए विच आर द ट्रू कॉपी और एग्जैक्ट कॉपी ऑफ ईच अदर। सो दिस प्रोसेस को हमें पढ़ना है, दैट इज कॉल्ड एज रेप्लिकेशन। ठीक है, अब ओरिजिन मैंने आपको समझा दिया, ओरिजिन के दोनों साइड में ये हो रहा। इसको और एक बार हम देख लेंगे। यहां पर ओरिजिन इज सिंगल, तो जहां पर ओरिजिन है वहां पर ये खुल जाएगा। खुलने के बाद धीरे धीरे वो दोनों डायरेक्शन में खुलते जाएगा लाइक दिस। तो ये खुलते गया, यहां पर नया स्ट्रैंड, यहां पर नया स्ट्रैंड कंस्ट्रक्ट होगा। अब ये जो डायग्राम है हमें ये ऐसी लग रही कि वो ग्रीक लेटर थीटा, ये थीटा के जैसा दिख रहा। देयरफॉर इन केस ऑफ प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म द रेप्लिकेशन इज आल्सो कंसिडर एज थीटा रेप्लिकेशन। क्यों? क्योंकि ये डायग्राम ऐसी बन गई कि वो थीटा के जैसा दिख रहा। देयरफॉर इट इज कॉल्ड एज थीटा रेप्लिकेशन। वी नो दैट द डीएनए की लेंथ इन केस ऑफ प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म इज वेरी लेस, क्योंकि उसके न्यूक्लियोटाइड बेसिस का नंबर हमारे एनसीईआरटी ने दे के रखा है, वो आप लोगों को पता है। और इन केस ऑफ यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, इन केस ऑफ मैमेलियन सेल हमने देखा कि इट इज 6.6 into 10⁻⁹ इतने बेस पेयर वहां पर होते, तो ये बड़ी लंबी चेन है। तो इतनी बड़ी लंबी चेन, लेकिन कम समय में उसका रेप्लिकेशन, एस फेज में इसका रेप्लिकेशन किया जाएगा एंड thereafter it will be distributed equally into two daughter cell। तो उस टाइम में ओनली ड्यूरिंग सेल डिवीजन ओनली सेल को अगर डिवाइड करना है तब ही ये रेप्लिकेशन की प्रोसेस करेगा। अगर सेल डिवीजन नहीं करना है तो रेप्लिकेशन की प्रोसेस नहीं होगी। ओके, सो ये रेप्लिकेशन की प्रोसेस हमें देखना है, अब इधर और इधर। ठीक है, अब इसकी जो रिक्वायरमेंट है रेप्लिकेशन की प्रोसेस हमें पढ़नी है, लेकिन उसके रिक्वायरमेंट हम लोग पढ़ेंगे धीरे धीरे। अब एक बात मैं समझाऊंगा आपको, ऑटोमेटिकली दूसरी बात भी आपको समझ में आ जाएगी।
तो रेप्लिकेशन के लिए वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि डीएनए का रेप्लिकेशन करना है, तो रेप्लिकेशन के लिए न्यूक्लियोटाइड्स की जरूरत है। ओके, इन केस ऑफ यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म वी आर टॉकिंग नाउ, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। तो वहां पर कुछ बातें दोनों के लिए मैं बताऊंगा, कुछ बातें लिनियर डीएनए के लिए होगी। सो सबसे इंपॉर्टेंट बात कि यहां पर लाइगेज नाम का एंजाइम, गायरेज नाम का एंजाइम, ठीक है। thereafter primase and DNA polymerase, ठीक है। वन बाय वन, जैसे कि इस एंजाइम को एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहला जो एंजाइम है वो है गायरेज, ठीक है। अब गायरेज को काम करने के पहले और एक बात जरूरी है यहाँ पर कि डीएनए इज डबल स्ट्रैंडेड, ऐसा तो उसका ये जो दो स्ट्रैंड है वो एक दूसरे के अलग करना है, तो इसके लिए हेलिकेज नाम का एंजाइम लगेगा, ठीक है। हेलिकेज की एक्टिविटी क्या है कि उसको यहां पर अंदर जाके दो स्ट्रैंड के बीच में जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है उसको ब्रेक करना है, हेलिकेज। अब इसने बॉन्ड ब्रेक कर दिया, लेकिन ये इसने काम कर दिया, जैसे कि जीप ओपन होगी वैसा उसने जीप ओपन कर दिया। अब इसके बाद गायरेज का काम बाकी है। अब गायरेज क्या करेगा? गायरेज ये प्रोकैरियोटिक में नाम है इसका, और इसी का नाम है टोपो आइसोमरेज, या फिर इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज निक एंड टेंशन रिलीजिंग एंजाइम, ठीक है। गायरेज का नाम, पहले हेलिकेज ने क्या कर दिया, दिस इज फर्स्ट वन, दिस इज सेकेंड वन। तब इसको क्या करना है कि वो जो टेंशन है वो टेंशन दूर करना है। बिकॉज देखिए, आप लोगों को एक छोटी वायर होती है कि हमें कहीं से एक जगह पर पिन डाल के दूसरी जगह पर बल्ब लगाना है, कुछ भी लगाना है, तो उसके लिए ऐसी वायर होती है, एक ब्लू कलर का सेगमेंट, दूसरा रेड कलर का सेगमेंट, या फिर येलो कलर का सेगमेंट, और ऐसे ऐसे ऊन होते हैं। अब उसको बीच में अगर ऐसा हमने खींच दिया तो खुल जाता, फ्लेक्सिबल होता है, और छोड़ दिया तो अपनी जगह पर चला जाता। सिमिलरली रस्सी अगर है, रस्सी को भी अगर हमने ऐसा खींचा बीच में से दो उसके सेगमेंट, दो स्ट्रैंड, तो खुल जाता, लेकिन छोड़ दिया तो फिर अपनी जगह पर, बिकॉज उसके अंदर टेंशन है। सो एक टेंशन रिलीज करने का काम ये करेगा। उसको कैसे करना है, इसको यहाँ पर कट करना है, और फिर वो ऑटोमेटिकली रोल होके उसका टेंशन गायब हो जाएगा, और वो अभी अपनी वापस जगह पर नहीं जा सकता, ठीक है। अब ये दो स्ट्रैंड के बीच में, ये जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग थे दोनों न्यूक्लियोटाइड्स के बीच में, लेकिन ये हाइड्रोजन बॉन्ड मतलब वो अट्रैक्शन है दो न्यूक्लियोटाइड के बीच में, जैसे कि एडेनाइन एंड थाइमिन, गुआनाइन एंड साइटोसिन, दोनों के बीच में वो जो अट्रैक्शन है वहां पर वीक हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाते हैं। अब ये वीक हाइड्रोजन बॉन्ड बनने के चांसेस अभी भी है। हेलिकेज ने क्या कर दिया, उसको खोल दिया। गायरेज ने या टोपोआइसोमरेज ने या फिर निक्स और टेंशन रिलीजिंग एंजाइम ने क्या किया कि इसका टेंशन रिलीज कर दिया, इसको कट कर दिया। निक मतलब कट कर दिया, और फिर वो घूम के शांत हो गया, फिर उसको जोड़ दिया। सो निक एंड रिलीजिंग, तो ये दो स्ट्रैंड है, दोनों के तरफ न्यूक्लियोटाइड है, न्यूक्लियोटाइड के अंदर एक म्यूचुअल अट्रैक्शन है, वहां पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म हो जाएगा। तो ये फिर से चांसेस है यहाँ पर, इवन इफ ये दोनों ने काम कर दिया तो भी
ये न्यूक्लियोटाइड एक आपस में एक दूसरे के पास आ सकते, वो नहीं आनी चाहिए बिकॉज रेप्लिकेशन की प्रोसेस करनी है। तो यहाँ पर एक प्रोटीन बाइंडिंग किया जाता कि यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, सो दैट विल नॉट बी अगेन फॉर्मिंग द हाइड्रोजन बॉन्ड। उस प्रोटीन का नाम है SSBP, सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन। सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन मतलब ये प्रोटीन है, लेकिन वो क्या करेगा कि वो सिंगल स्ट्रैंड को कभी भी डबल हेलिक्स में फॉर्मेशन नहीं होने देगा। देयरफॉर सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन, ये सिंगल स्ट्रैंड को बाइंड हो जाता। अब कैसे भी करके, जैसे कि हमने जीप ओपन कर ली या लगा ली जीप, तो जीप ओपन है, अब ये जीप ओपन है, हमें इसको क्लोज करना है तो ऐसा वो क्लोज हो जाता। अब इसके अंदर अगर हमने कुछ डाल के रखा तो ये बंद होने का कोई चांस नहीं, ऐसा ये प्रोटीन का काम है। सो दिस टू पार्ट्स ऑफ द जीप विल बी अलग अलग। सो दिस इज कॉल्ड एज सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन, इसकी जरूरत है। हेलिकेज ने क्या किया कि उसके हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक कर दिए, फिर भी वो टेंशन के कारण आपस में भिड़ जाते, इसलिए गायरेज या टोपोइसोमरेज या फिर निक एंड रिलीजिंग एंजाइम का काम है कि उसको कट करके उसका टेंशन पूरा रिलीज करके अपनी शांत जगह पर उसको फिर से जोड़ देना है। अब वो वुंड नहीं होगा, फिर भी म्यूचुअल अट्रैक्शन के कारण यहाँ पर दोनों के अंदर बॉन्डिंग फॉर्म हो सकता है। देयरफॉर सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन की यहाँ पर जरूरत है। सो ये होगी रिक्वायरमेंट। और सबसे इम्पोर्टेंट जो हीरो का रोल यहाँ पर डीएनए रेप्लिकेशन के प्रोसेस में कर रहा, वो एंजाइम है डीएनए पॉलीमरेज। ये नेक्स्ट वाला एंजाइम वेरी इंपॉर्टेंट एंजाइम डीएनए पॉलीमरेज। अभी तक हमने देखा कि कितने चीजों की जरूरत है। यहाँ पर है गायरेज है, पहला हेलिकेज, दूसरा गायरेज, देन एसएसबी, ये प्रोटीन है सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन। डीएनए पॉलीमरेज जैसा है वैसा आरएनए पॉलीमरेज, वो आरएनए प्राइमर के फॉर्मेशन के लिए जरूरी है, आरएनए प्राइमर के। सो आरएनए पॉलीमरेज भी यहाँ पर रिक्वायर्ड है। लेकिन इसका रोल छोटा है, ये मेजर एंजाइम डीएनए पॉलीमरेज। और ये बहुत सारे यूनिट इसके अंदर है, जैसे कि इवन हेलिकेज इज द यूनिट ऑफ डीएनए पॉलीमरेज ऐसा कंसिडर किया जाता, ठीक है, क्योंकि वो पहले आगे जाता और बाद में ये उसके पीछे काम करते रहते। तो बहुत ही बड़ा बिग एंजाइम है, होलो एंजाइम है, बहुत सारे यूनिट्स इसके अंदर है, अलग अलग यूनिट्स काम करे। न्यूक्लियोटाइड को लाने के बाद वहां पर फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड फॉर्म करना, हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म करना और डबल स्ट्रैंडेड डीएनए बनाना, ये इसका काम है। तो इसके अलग अलग टाइप है, जैसे कि इसका डीएनए पॉलीमरेज नंबर 1, डीएनए पॉलीमरेज नंबर 2, डीएनए पॉलीमरेज नंबर 3। तो ये दोनों जो है ये प्रोपरीडिंग या फिर करेक्शन में काम करेंगे। ये दोनों का काम है करेक्शन या फिर प्रोपरीडिंग, लेकिन इसका काम है पॉलीमराइजेशन ऑफ द न्यूक्लियोटाइड, ये मेजर है। डीएनए पॉलीमरेज नंबर 3 इज वेरी इंपॉर्टेंट इन केस ऑफ रेप्लिकेशन, और वो वेरी करेक्ट न्यूक्लियोटाइड ऐड करता है एट द रेट ऑफ 2000 पर सेकेंड। ट्रिमेंडस रेट है इसका, वेरी फास्ट है इसका रेट एडिशन करने का, न्यूक्लियोटाइड ऐड करने का। अब इसकी भी कुछ कमजोरियां है, वो हम देखते हैं कि एक्चुअल डीएनए रेप्लिकेशन के टाइम में ये कैसे काम करता और हाउ इट विल बिहेव। तो ये हो गया उसका रिक्वायरमेंट। अब एक्चुअल डीएनए रेप्लिकेशन की बात करेंगे। अब डीएनए रेप्लिकेशन करने के लिए डीएनए का जो यूकैरियोटिक डीएनए वो बहुत ही लंबा है। अगर एक ही यूनिट यहाँ पर काम कर रहा डीएनए पॉलीमरेज का, तो इसके लिए बहुत ज्यादा टाइम लग सकता है, रेप्लिकेशन के लिए
कई दिन लग सकते हैं। तो ये नहीं होना चाहिए, इसलिए ओरिजिन अलग अलग जगह पर रख दिए और अलग अलग यूनिट काम करे। जैसे कि हमें रोड कंस्ट्रक्ट करना है फ्रॉम मुंबई टू दिल्ली, तो एक ही कॉन्ट्रैक्टर अगर काम कर रहा तो एक जगह से उसने स्टार्ट कर दिया, फिर दिल्ली की तरफ जाते जाते बहुत दिन लग जाएंगे उसको रोड कंस्ट्रक्ट करने के लिए। सो ऐसा हो गया कि यहाँ से मुंबई से कुछ किलोमीटर, जैसे कि 100-200 किलोमीटर तक एक कॉन्ट्रैक्टर काम करेगा, वो अपना यूनिट चलाएगा वहां पर, आगे दूसरा, आगे तीसरा, ऐसा कर करके वो एक ही साल में सारे लोग काम करेंगे तो सेगमेंट में वो काम हो जाएगा। वैसे ही डीएनए का रेप्लिकेशन बहुत बड़ा स्ट्रैंड होने के कारण, बहुत बड़ा डीएनए का ये लंबा यूनिट होने के कारण यहाँ पर एक यूनिट काम कर रहा है, यहाँ पर कर रहा है, यहाँ पर कर रहा है, ऐसे अलग अलग जगह पर वो काम कर रहा है। सो वी आर गोइंग टू थिंक नाउ एक सिंगल यूनिट की बात करेंगे, फिर आगे चल के वो क्या हो रहा है उसका, वो सारे यूनिट्स कैसे काम करेंगे वो समझ में आएगा। ठीक है, सो वन यूनिट यहां पर हम खोल देते हैं। सो एक तरफ ये डीएनए यहां पर ये खुल गया, फिर ये डीएनए लाइक दिस। ठीक है, अब एक का अगर ये 5' है तो दूसरे का ये 3' होगा, और ये 3' एंड दिस विल बी 5'। ठीक है, ऐसा मानेंगे कि ये स्ट्रैंड इधर आ गया और ये स्ट्रैंड इधर आ गया। ठीक है, तो यहां पर हमने देखा था कि दिस इज द ओरिजिन, ये ओरिजिन है ओ, यहां पर लिखेंगे ओ। अब डीएनए पॉलीमरेज के लिए तैयारी हो गई कि ये सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए स्ट्रैंड बन गए हेलिकेज की एक्टिविटी से, गायरिस की एक्टिविटी से और एसएसबी की एक्टिविटी से, ये अब ऐसा मिल गया उसको काम करने के लिए। अब वी नो दैट कि ओरिजिन से जिधर डीएनए बाइंड है, डबल स्ट्रैंडेड है, उधर की तरफ वो रेप्लिकेशन करेगा और ये इधर की तरफ। तो हम इतना पोर्शन पहले डिस्कस करेंगे। तो थिंग ये इसको बड़ा बना दिया मैंने, तो यहां पर है ओपन न्यूक्लियोटाइड्स, यहां पर है ओपन न्यूक्लियोटाइड्स जो कि एडेनाइन, ग्वानिन, थायमिन, साइटोसिन एटसेट्रा है, और यहां पर ये बाउंड फॉर्म में है। ठीक है, अब ओरिजिन से दिस इज 5', तो यहां पर ये होगा 3' एंड दिस विल बी 3rd प्राइम, दिस विल बी 5th प्राइम। ये बातें हमारे पास ऑलरेडी है। अब डीएनए पॉलीमरेज 3rd, या जस्ट आई एम कॉलिंग इट डीएनए पॉलीमरेज नाम का एंजाइम। ये जो एंजाइम है ये शुरुआत कभी नहीं करता, मींस एक्सटेंशन कभी नहीं होगा इसका। वो कब काम करेगा, जब एक न्यूक्लियोटाइड यहां पर ऑलरेडी है तो उसका ये नाइट्रोजनस बेस, दिस इज फॉस्फेट ग्रुप, और यहां पर जो OH ग्रुप है इसका, उस OH ग्रुप को वो नेक्स्ट वाला न्यूक्लियोटाइड बाइंड कर सकता। यहां पर वो दोनों के बीच में ईस्टर बॉन्ड फॉर्म कर सकता डीएनए पॉलीमरेज। ऑलरेडी उसके पास OH ग्रुप वाला न्यूक्लियोटाइड प्रेजेंट होना चाहिए, अगर वो नहीं है तो प्रोसीड नहीं होगा। इट मीन्स डीएनए पॉलीमरेज कैनॉट स्टार्ट द प्रोसेस ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। जो प्रोसेस ऑलरेडी स्टार्ट है उसको एक्सटेंड कर सकता है डीएनए पॉलीमरेज, लेकिन वो स्टार्टिंग नहीं कर सकता, यह बात ध्यान में रखो। फिर अगर उसको प्रोसीड करना है तो देखिए उसने क्या किया, 3rd कार्बन के पास जो OH ग्रुप है उसको नेक्स्ट वाला न्यूक्लियोटाइड बाइंड कर दिया। यहां पर फिर से OH ग्रुप है तो ये यहां पर उसका
नेक्स्ट वाला न्यूक्लियोटाइड बाइंड करेगा, यहां पर ईस्टर बॉन्ड फॉर्म करेगा। सो द रिजल्ट विल बी फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। ठीक है, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड वो फॉर्म करेगा। अब इधर का जो कार्बन नंबर है वो 5th है, ये इस न्यूक्लियोटाइड का 5th कार्बन, ये 3rd वाला है, ये 5th है, ये 3rd वाला। इट मीन्स हमेशा इधर 3rd वाला कार्बन है और इधर 5th वाला है। मीन्स इसको अगर न्यूक्लियोटाइड जोड़ना है तो इट विल बी इन 5' to 3' डायरेक्शन ओनली। ये यहां पर न्यूक्लियोटाइड ऐड नहीं कर सकता। इट मीन्स एक कोई भी न्यूक्लियोटाइड है, दिस कैन ऐड हियर न्यूक्लियोटाइड बट नॉट हियर, इधर नहीं ऐड कर सकता। सो उसका ओरिएंटेशन, काम करने का तरीका है, उसको डायरेक्शन चाहिए 5' to 3', एक ही डायरेक्शन में वो बाइंड करेगा। अब ये जो स्ट्रैंड है ओरिजिनल डीएनए का, इट इज 3' to 5'। ठीक है, मतलब दूसरा जो यहां पर होगा वो 5' to 3' होगा। दिस विल बी 5' एंड इधर का एंड उसका 3' होगा। इसका जो होगा वो यहां पर होगा 3' नए स्ट्रैंड का, और इधर का रहेगा 5'। ठीक है, जो ओरिजिनल स्ट्रैंड है ओल्ड डीएनए का, दैट इज कॉल्ड एज टेम्पलेट, और ये वाला टेम्पलेट है। 2 टेम्पलेट है यहां पर। टेम्पलेट का मतलब होता है गाइड, तो ये गाइड करने वाला स्ट्रैंड है, ये भी गाइड करने वाला स्ट्रैंड है। तो डीएनए पॉलीमरेज विल वर्क इन नया स्ट्रैंड के रिलेशन में 5' to 3', लेकिन ओल्ड स्ट्रैंड टेम्पलेट स्ट्रैंड के डायरेक्शन है 3' to 5'। मीन्स डीएनए पॉलीमरेज कैन रीड in 3' to 5' and can synthesize in 5' to 3' orientation only। आपको ये डायग्राम समझ में आ रही है? सो दिस इज 5' to 3', 5' to 3', नया स्ट्रैंड। मीन्स न्यूक्लियोटाइड जोड़ने का काम मतलब सिंथेसिस। सिंथेसिस कौन से डायरेक्शन में? 5' to 3'। लेकिन ये करने के लिए इसको रीड करना पड़ेगा। यहाँ पर एडेनाइन है, फिर यहाँ पर थायमिन जोड़ना पड़ेगा, यहाँ पर ग्वानाइन है, यहाँ पर साइटोसिन, मतलब इधर का रीडिंग। तो रीडिंग कौन से डायरेक्शन में होना? 3' to 5'। जोड़ना सिंथेसिस 5' to 3'। यहाँ पर भी यही कंडीशन है। ठीक है, अब हमने पहले ही बोल दिया था कि यहाँ पर जो सिंथेसिस होगा नए स्ट्रैंड का, वो ओरिजिन से इधर होगा और इधर के डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में होगा। अभी हमको ये तो भूल जाना है, हम लोग इधर की बात करें। ये जो डायग्राम बनाए, ये इस ओरिजिन के इधर की डायग्राम है। ठीक है, अब यहां पर एक डीएनए पॉलीमरेज बाइंड हो गया और यहां पर दूसरा डीएनए पॉलीमरेज बाइंड हो गया। दोनों भी साथ साथ इस डायरेक्शन में जाएंगे। इनके अंदर एक बॉन्डिंग होता है कि चल इधर जाना है हमें, मतलब रेल का एक चक्का और दूसरा चक्का, दोनों के दोनों एक डायरेक्शन में भाग रहे, तब रेल भागेगी। एक इधर और एक इधर ऐसा नहीं भाग सकता, दोनों के दोनों इधर। अब यहां पर जो बाइंडिंग हो रहा न्यूक्लियोटाइड का, वो शुरुआत नहीं कर सकता डीएनए पॉलीमरेज, तो उसको ऑलरेडी कुछ वहां पर चाहिए। तो वो शुरुआत किसने की? आरएनए पॉलीमरेज ने। आई एम राइटिंग हियर, जगह के कारण आरएनए पॉलीमरेज। उसने क्या कर दिया कि कुछ न्यूक्लियोटाइड्स यहां पर जोड़ दिए, बिकॉज ये डीएनए पॉलीमरेज तब काम करेगा जब उसके पास 3' एंड होगा। ये ऐसा कुछ तो भी चाहिए। सो सम न्यूक्लियोटाइड्स इट इज एडिंग, कुछ न्यूक्लियोटाइड वो ऐड करके रखता। मीन्स 1 2 3 4 5, ये ऑलिगो न्यूक्लियोटाइड हो गया। ऑलिगो मतलब 10 या 15 के अंदर जितने भी न्यूक्लियोटाइड उसको ऑलिगो बोलते हैं, नंबर कम। तो कुछ न्यूक्लियोटाइड वो आरएनए पॉलीमरेज यहां पर ऐड करके रखता। ठीक है, अब इस सेगमेंट को जो इसने ऐड कर दिया यहां पर, उसको हम नाम देंगे, ये वाला सेगमेंट है
दिस इज कॉल्ड एज आरएनए प्राइमर। जो छोटा सा सेगमेंट आरएनए पॉलीमरेज ने यहां पर बाइंड कर दिया, दैट इज कॉल्ड एज आरएनए प्राइमर। क्यों? क्योंकि ये जो न्यूक्लियोटाइड इसने जोड़े आरएनए पॉलीमरेज के, वो राइबोस न्यूक्लियोटाइड जोड़े, बिकॉज वो डीएनए तो जोड़ नहीं सकता, डीएनए के न्यूक्लियोटाइड तो जोड़ नहीं सकता, बिकॉज इसका नाम क्या है, आरएनए पॉलीमरेज। वो आरएनए के न्यूक्लियोटाइड का पॉलीमराइजेशन करेगा। ऐसा क्यों? क्योंकि डीएनए को शुरुआत करनी नहीं आती, बाद में ये टुकड़ा आरएनए प्राइमर निकाला जाएगा प्रोक्रीडिंग के टाइम में कि चल हट, तो यहाँ पर तेरा कुछ काम नहीं, लेकिन शुरुआत करने के लिए आरएनए पॉलीमरेज की हेल्प होगी। अब उसने ज्वाइन करके रखा तो एक OH बॉन्ड यहाँ पर रेडी है, तो फिर डीएनए पॉलीमरेज क्या करेगा, डीएनए के न्यूक्लियोटाइड यहाँ पर बाइंड कर सकता। अब ये आगे आगे जा रहा, इसको कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन यहां पर क्या हुआ, ओरिएंटेशन क्या होना चाहिए, हमेशा 5' to 3' नए स्ट्रैंड का। तो यहां पर क्या हो गया, इधर से अगर हम जा रहे हैं ऐसा, तो दिस इज 3' to 5', बिकॉज नया स्ट्रैंड का ओरिएंटेशन देखिए 3' to 5'। तो फिर इसने क्या किया, यहां पर एक आरएनए पॉलीमर प्राइमर बाइंड कर दिया आरएनए पॉलीमरेज के हेल्प से, और फिर इधर के डायरेक्शन में न्यूक्लियोटाइड जोड़ दिए, मींस पहला, दूसरा, तीसरा, जितने भी यहां पर थे जोड़ दिए। ठीक है, सो ये आरएनए प्राइमर एंड फिर डीएनए पॉलीमरेज ने अपना काम किया। ठीक है, अब इसने यहां से काम करना शुरू कर दिया, फिर ये यूनिट आगे गया तो इसके आगे आगे ये जा रहा, लेकिन इसने क्या कर दिया, इस डायरेक्शन में सिंथेसिस हो गया, बिकॉज रूल क्या है, 5' to 3', यही कर सकता दोनों भी, मीन्स आरएनए पॉलीमरेज भी और डीएनए पॉलीमरेज भी, उनका ओरिएंटेशन यही है, इसी डायरेक्शन में वो न्यूक्लियोटाइड को ऐड करेंगे, दूसरा उनको नहीं आता। फिर ये इधर चला गया, ठीक है, बिकॉज दिस इज 5' एंड दिस इज 3'। अब ये पूरा यूनिट इधर आ गया, ये यहां पर आ गया, तो ये सिंथेसिस यहां तक आ गया था, वो आगे प्रोसीड होगा, लेकिन ये सिंथेसिस इधर गया था। अब इसको यहां से उठ के यहां पर आना पड़ेगा, तो यहां पर आरएनए पॉलीमरेज नाम का एंजाइम फिर से आरएनए प्राइमर सिंथेसाइज करेगा, एंड फिर यहां पर डीएनए के न्यूक्लियोटाइड, फिर से ये यूनिट आगे जाएगा, तो यहां पर आएगा, वो एक ही डायग्राम है लेकिन आगे आगे जा रही, यहां पर तो ये कंटिन्यूएशन में हो रहा है, तो यहां पर एक ही बार आरएनए प्राइमर का कंस्ट्रक्शन करना पड़ा, लेकिन यहां पर बार बार आरएनए प्राइमर का कंस्ट्रक्शन करना पड़ रहा। तो जो प्रोसेस है ये थोड़ी लेट हो रही और टुकड़ों टुकड़ों में हो रही। तो ये जो प्रोसेस है ये ओकाजाकी नाम के साइंटिस्ट ने ढूंढ के निकाली थी, ओकाजाकी। Therefore, these fragments are called as Okazaki fragments. ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स। और यहां पर ओकाजाकी फ्रैगमेंट तैयार करने की जरूरत नहीं, बिकॉज इट इज कंटिन्यूअस प्रोसेस, ये कंटिन्यूअस प्रोसेस हो रही, आगे ये ओपन होगा तो भी कंटिन्यूअस होगी, बिकॉज ये जो टेम्पलेट है 3' to 5' है, और नया जो स्टैंड बन रहा है इसके ऊपर वो 5' to 3' है, उसका ओरिएंटेशन 5' to 3' करेक्ट है। यहाँ पर क्या हो रहा, बार बार उसको 5' to 3', 5' to 3', 5' to 3' ऐसा जाना पड़ रहा, और वो होने के बाद फिर वो आगे मूवमेंट कर रहा। तो यहाँ पर एक सेगमेंट, दूसरा सेगमेंट, तीसरा सेगमेंट, ऐसे सेगमेंट बनते हैं, उनका नाम दिया ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स। और देयरफॉर ये जो नया स्ट्रैंड बन गया वो लेट बन रहा थोड़ा, सो दैट इज कॉल्ड एज लैगिंग स्ट्रैंड, और इसको नाम दिया लीडिंग स्ट्रैंड। ठीक है, इसका नाम है लीडिंग, बिकॉज ये पहले हो जाएगा कंप्लीट और ये बाद में होगा धीरे धीरे। अब टेम्पलेट की बात करेंगे, सो दिस इज लीडिंग टेम्पलेट एंड दिस इज लैगिंग टेम्पलेट, बिकॉज ये बाद में हो जाएगा इसका सिंथेसिस।
अब ये पूरा कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब यहां पर दिस इज लीडिंग टेम्पलेट, दिस इज लैगिंग टेम्पलेट। अब इधर की अगर बात की हमने, सो देखिए दिस इज 5 डैश और यहां तक हमने लिया इसको, तो दिस विल बी द एंड, दैट विल बी 3 डैश। और इसकी शुरुआत है तो दिस विल बी 5 डैश एंड दिस विल बी 3 डैश। यहां पर 3 डैश एंड ये एंड उसका होगा 5 डैश, यहां तक है ना। और यहां से टुकड़ा, अब इसको भूल जाएंगे, इधर की बात करेंगे, तो दिस विल बी 3 डैश और ये 5 डैश, ठीक। अब यहां पर जो हुआ वो टुकड़ों टुकड़ों में हुआ, ऐसा एक टुकड़ा, दूसरा टुकड़ा, तीसरा टुकड़ा, ओकाजाकी फ्रैगमेंट। यहां पर जो कंटिन्यूएशन में हुआ, क्योंकि उसका ओरिएंटेशन 5 डैश टू 3 डैश है, नए स्ट्रैंड का, ये टेम्पलेट का है 3 डैश टू 5 डैश। और यहां पर जो होगा ये 3 डैश टू 5 डैश होगा, मतलब यहां से इतना टुकड़ा, फिर इतना टुकड़ा, फिर टुकड़ा। लेकिन यहां पर जो होगा वो कंटिन्यूएशन में होगा, बिकॉज दिस इज, इसका जो ओरिएंटेशन है नए स्टैंड का वो 5 डैश और ये विल बी 3 डैश, तो वो करेक्ट है। तो यहां पर जो डायग्राम दिख रहे हैं हमें, इस ओरिजिन के इस साइड में ये वाला जो स्टैंड है ये लैगिंग है और ये वाला है लीडिंग है। लेकिन इस ओरिजिन के इस साइड में अगर हमने देखा तो वो स्टैंड बन गया लैगिंग स्टैंड एंड ये बन गया लीडिंग स्टैंड, एंड therefore this is leading template, doesn't matter। लेकिन leading template will be always running 3 dash to 5 dash। lagging template will always, template की बात करें हम लोग, मतलब old DNA strand, that will be 5 dash to 3 dash, और leading strand will be always 5 dash to 3 dash, because DNA polymerase will bind the new nucleotide only in this direction। और वो शुरुआत नहीं करता, शुरुआत कौन करेगा? आरएनए पॉलीमरेज। आरएनए पॉलीमरेज क्या करता है कि थोड़े ऑलिगो न्यूक्लियोटाइड्स, मतलब 10-12 न्यूक्लियोटाइड वो ज्वाइन कर देता, लेकिन वो अपने ही करेगा, बाद में उसको निकाला जाता, आरएनए प्राइमर तो निकल, और वहां पर डीएनए का न्यूक्लियोटाइड जोड़ा जाता, बिकॉज ऑलरेडी वहां पर फिर 3 डैश एंड हमें मिलेगा OH ग्रुप, तो वो बाइंड कर सकता फिर प्रूफ रीडिंग के टाइम में उनको निकाल के। सो इन दिस वे डीएनए की प्रोसेस कंप्लीट होगी। अब ये कंप्लीट होते 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 पूरा कंप्लीट हो गया, हर जगह पर ऐसा अलग अलग ओरिजिन वो काम कर रहे, फिर ये एक नया डीएनए और ये दूसरा नया डीएनए, ऐसे 2 डीएनए हमें मिलेंगे एंड द प्रोसेस ऑफ रेप्लिकेशन विल बी कंप्लीटेड। इन केस ऑफ थीटा रेप्लिकेशन मींस प्रोकैरियोटिक में वो बाय डायरेक्शनल है, एक स्ट्रैंड कंटिन्यूअसली इधर और दूसरा स्ट्रैंड कंटिन्यूअसली इधर कंटिन्यूअस है, तो वहां पर ये ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स की जरूरत नहीं है, वो एक यूनिट इधर रन हो रहा, दूसरा यूनिट इधर, बाय डायरेक्शनल चल रहा हो, लेकिन ये एक ही डायरेक्शन में चल रहा, इस डायरेक्शन में, करेक्ट है। सो यहां से इतना अगर हमने कंसिडर किया तो यूनि डायरेक्शनल बन रहा, इस सेगमेंट के लिए ये इधर की तरफ ही रन हो रहा, देयरफॉर इट इज कॉल्ड एज यूनि डायरेक्शनल। लेकिन थीटा के बारे में क्या हो गया, थीटा रेप्लिकेशन के बारे में या प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में, ये एक स्ट्रैंड और यहाँ पर उसका दूसरा स्ट्रैंड एंड फिर ये ओपनिंग हो गया। सो इसका अगर कंटिन्यूअस ऐसा है तो इसका कंटिन्यूअस ऐसा आएगा, मीन्स देयर इज नो रिक्वायरमेंट ऑफ ओकाजाकी फ्रैगमेंट। जब कंटिन्यूअस है तो एक ही बार आरएनए प्राइमर, डिसकंटिन्यूअस है तो बार बार आरएनए प्राइमर की जरूरत है। सो फिर से आरएनए प्राइमर निकालो, फिर नए न्यूक्लियोटाइड डालो, तो इस प्रोसेस के लिए टाइम लगता, लेट हो जाता, लेट मतलब लैगिंग, और अर्ली कंप्लीट मतलब है लीडिंग, पहले जो कंप्लीट होगा वो लीडिंग है। सो लीडिंग टेम्पलेट एंड लीडिंग स्ट्रैंड, लैगिंग टेम्पलेट एंड लैगिंग स्ट्रैंड, स्ट्रैंड मतलब नया, टेम्पलेट मतलब पुराना। सो टेम्पलेट और ये हो गया स्ट्रैंड, तो ये 2 टर्मिनोलॉजी यहाँ पर है, टेम्पलेट एंड स्ट्रैंड, ये मिलके फिर एक डीएनए बनेगा और ये दोनों मिलके एक डीएनए बनेगा। इन दिस वे डीएनए रेप्लिकेशन विल बी कंप्लीटेड। कुछ बातें हैं कि वो नेक्स्ट वीडियो में हमें करनी ही पड़ेगी अबाउट रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए, एक वीडियो में ये बात कंप्लीट नहीं हो सकती, तो इसके बारे में आपको कुछ क्वेश्चन मिल गए कि व्हाट इज लीडिंग स्ट्रैंड, व्हाट इज लैगिंग स्ट्रैंड,
what is theta replication, how, what is the origin, how many origins are there in the eukaryotic DNA and how many origins are there in case of prokaryotic DNA, what is this transcriptional unit. अब यहाँ पर देखिए न्यूक्लियोटाइड जब आते हैं तो न्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट फॉर्म में आते हैं, मतलब एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो इसके पास फास्फोरस के 3 मॉलिक्यूल, तो 2 बॉन्ड ब्रेक करके यहाँ पर जो एनर्जी लगती है वो एनर्जी यूटिलाइज करने के लिए न्यूक्लियोटाइड्स को एनर्गाइज किया जाता पहले एंड बाद में यहाँ पर लाया जाता। एनर्गाइज करना मतलब एटीपी का यूज करके उनको फॉस्फेट ग्रुप वहां पर ऐड किए जाते एंड दैट बिकम ट्राइफॉस्फेट। वो ट्राइफॉस्फेट यहाँ पर लाए जाते, फिर उसके 2 बॉन्ड फॉस्फोरिक ग्रुप के 2 बॉन्ड, जैसे कि हमने देखा है कि दिस इज एटीपी, सो एटीपी के पास एक फॉस्फेट, दूसरा फॉस्फेट एंड तीसरा फॉस्फेट, तो ये 2 बॉन्ड ब्रेक करके जो एनर्जी मिलेगी वो यूटिलाइज होगी पॉलीमराइजेशन ऑफ द न्यूक्लियोटाइड के लिए। तो इसके पहले वो एनर्गाइज करके यहाँ पर लाए जाते वो पूल के पास से। ये सारी बातें न्यूक्लियस के अंदर हो रही ड्यूरिंग सेल साइकिल। ओके, कुछ बातें नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। होमवर्क कंप्लीट कर लेना, बहुत सारा होमवर्क इसमें है। यू हैव टू वॉच द वीडियो अगेन एंड अगेन, पॉज करके देख लेना। ओके, सी यू।